मैं आपको बात कर रहा था स्पेक्ट्रम की। कल हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। आया समझ में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन। इंपॉर्टेंट क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम क्या डिस्कस करेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आ गया समझ में? ठीक। अब देखो, पहले समझ लो, हमने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, ठीक है, और इसको दिया, फिर हमने करंट, एनर्जी दी करंट फॉर्म में। तो इसके अंदर क्या भर दिया? हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, H2 गैस भरी, H2 गैस, और इसको फिर हमने एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ करंट। जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोजन गर्म होगा तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है सबसे पहले क्या होगा? टूटेगा। हाइड्रोजन के एटम में H2 कैसे बनता है भाई? H बॉन्ड H। तो जब तुम एनर्जी दोगे तो क्या हो जाएगा? इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जो जुड़े हुए थे वो क्या हो जाएंगे? आप अभी भी एनर्जी दिए जा रहे हो तो ये हाइड्रोजन के जो एटम है दे विल गेट एक्साइटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक, एक्साइटेड हो जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा आप इसको गर्म करोगे तो इससे क्या निकलेंगे सर? रेडिएशन। यहाँ पे अपने लगा दिए स्लिट। स्लिट का पर्पस है कि जो रेडिएशन निकले वो फैले ना, और ये डीप में एपर्चर है, यहाँ से ये रेडिएशंस जो निकलेंगे ऐसे, यहाँ से स्लिट से पास करते हुए रेडिएशंस को आप ऐसे बहुत सारे रेडिएशन निकलेंगे इससे। इस रेडिएशन को, इन रेडिएशंस को आप कहाँ देखोगे? स्क्रीन पे। फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं आप उसे, स्क्रीन को। यहाँ पे आपने स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पे आपने क्या लगा रखी है? स्क्रीन लगा रखी है, फोटो, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। और आपको इस फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ लाइनें दिखेंगी। लाइंस वो रेडिएशंस होंगे। लाइन क्या होंगी? वो रेडिएशन। तो कुछ आपको लाइंस दिखेंगी, कुछ रेडिएशंस आपको दिखेंगे, इस तरीके के रेडिएशंस आपको दिखेंगे। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको कुछ रेडिएशंस ऐसे दिखेंगे। आया समझ में? ऐसे रेडिएशंस। तो दिस इज योर एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने आपको बताया कि जब इसमें आपको जो रेडिएशंस दिखेंगे, जो रेडिएशन आपको फोटोग्राफिक फिल्म पर या फोटोग्राफिक प्लेट पर रेडिएशन दिखेंगे, उन रेडिएशंस को हमने साइंटिस्ट के नाम पर, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया, पता लगाया, उनके नाम पर हमने नाम दिया है। कौन कौन से रेडिएशंस हैं सर? लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज रेडिएशन। सेकेंड बाल्मर सीरीज रेडिएशन। थर्ड पाश्चन सीरीज रेडिएशन। फोर्थ ब्रैकेट सीरीज रेडिएशन। फिफ्थ सीरीज रेडिएशन। देन हम्प्री सीरीज ऑफ रेडिएशन। ये आपके इतने तरह के रेडिएशंस आपको वहां पर नजर आएंगे। बोलो, क्लियर है मेरी बात? उसके बाद क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से रीजन में लाई करेंगे। कौन से रीजन का मतलब हो गया कि आपके जो लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ किस रीजन में आएगी। तो इसका जो रीजन है वो है अल्ट्रावायलेट। इसका क्या है? विजिबल। इनका है इंफ्रारेड, तीनों का। और जो चौथा वाला इसका है फार इंफ्रारेड। बोलो, क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए, कि ये रेडिएशन कहाँ से आए, जब हमने इसको गर्म किया तो ये रेडिएशंस आपको कहाँ से मिल रहे? गर्म करने पे रेडिएशन आपको कहाँ से मिले?
अच्छा एक चीज और है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप इमेजिन करो, आप जब सन से जो सनलाइट है, या पहले एक काम करो, इसको बना दो, ये बना लिया था आप लोगों ने, इसको बना हुआ है फटाफट। तो बेटा ये जो फोटोग्राफिक प्लेट पे तुम्हें रेडिएशन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कुछ रेडिएशन कौन से सीरीज के होंगे, लाइमन के, कुछ बाल्बा के, अलग अलग सीरीज के रेडिएशन आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देंगे। और ये नाम तुमने दिए हैं इनके डिस्कवरर के नाम पे दिए हैं। लाइमन सीरीज के रेडिएशंस का पता लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने लगाया, दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज रेडिएशन। बाल्बर सीरीज रेडिएशंस बाल्बर नाम के साइंटिस्ट ने उसको पता लगाया था, दैट इज उनके ऑनर में आपने बाल्बर सीरीज रेडिएशन कह दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि कौन सी सीरीज का रेडिएशन कौन से रीजन में लाई करता है। आंखों से दिखाई देने वाला रेडिएशन कौन सा होगा, ये जो तुम्हें लाइंस दिखाई दे रही हैं ये रेडिएशन है। आया समझ में, लाइन दिखाई दे रही है क्या है, ये रेडिएशन है जो लाइन आपको दिखाई दे रही है। अब बात यह आएगी कि सर ये मतलब गर्म करने पर ये रेडिएशन कहाँ से आए, क्यों आए, और ये लाइमन बाल्बर पास्चन या आपने कैसे डिवाइड किया, ये सब बातें हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। उससे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर पहले बोहर एटॉमिक मॉडल को समझेंगे, बोहर ने एटम के मॉडल के बारे में क्या बातें बताई, तब जाकर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये पूरा पैटर्न समझ में आएगा। आ गया समझ में? तो पहले क्या समझना होगा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हेडिंग डालेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इससे पहले कौन सा एटॉमिक मॉडल पढ़ा था आपने, रदरफोर्ड मॉडल फेल था या उसमें कुछ वो बिल्कुल परफेक्ट था, फेल मॉडल था, है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, याद होगा आपको, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी हो, डिस्कस नहीं कर पा रहा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे रहता है, एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो पहले बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, उसके बाद फिर आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल की हेल्प ली, पहले समझ लीजिए फिर मैं बात करूंगा आपसे, लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले समझिए। इन्होंने क्या कहा, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कह रहे हैं सर, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या कह रहे हैं सर। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके सर्कुलर पाथ होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ऐसा इन्होंने कहा था। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये जो सर्कुलर पाथ हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन घूमता है, इनको इन्होंने कहा ऑर्बिट। क्या बोला, ऑर्बिट। ठीक, इनका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल। क्या बोला, बोलो क्लियर है। एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। ऑर्बिट तो पहले भी पढ़ा होगा कि ऑर्बिट कहते हैं, लेकिन साथ में क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी समझेंगे। इनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट। ये सब इनके नाम है, स्टेशनरी स्टेट। पहली बात ये हो गई, और न्यूक्लियस हो गया। सेकेंड बात ये कहते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी है, बिल्कुल है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, तब तक जब तक वो अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, इसीलिए ऑर्बिट का नाम क्या बोला गया, एनर्जी लेवल। इसकी एनर्जी में कोई इसके इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से इसकी एनर्जी में कोई चेंज, इसीलिए इसकी एनर्जी को क्या बोला गया, स्टेशनरी। क्या चीज स्टेशनरी है, किस चीज में चेंज नहीं
एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक चेंज नहीं आएगा? जब तक वो अपने ऑर्बिट में। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है वो हायर ऑर्बिट में चला जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आएगा। कब आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज? बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रॉन को आप लोअर ऑर्बिट से, अगर इलेक्ट्रॉन को आप लोअर ऑर्बिट से कहां ले जाना चाहते हो? हायर ऑर्बिट में ले जाना चाहते हो, तो भाई आपको इलेक्ट्रॉन को क्या देनी होगी? एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप इसको एनर्जी देते हो तो ये अपनी ऑर्बिट छोड़कर हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। आया समझ में? और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करे? लूज करे, तो वो कहाँ जाएगा? यस, लोअर ऑर्बिट में। अगर कोई हायर ऑर्बिट वाला, हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर वो कहाँ आता है? लोअर ऑर्बिट में आता है, तो एनर्जी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। क्या बात समझी? लेकिन उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी कब तक? जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, अपने घर में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज फिक्स है। इसके घूमने से इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, एनर्जी दोगे अगर आप बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और अगर हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो वो कहाँ जाएगा? लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। आगे समझ लो। अगली बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी कितनी होती है? ये भी बोर्ड में लिखा है। इस ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एनर्जी कुछ और। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। बोलो, समझ में आया? हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी में चेंज कब आएगा? जब अपना ऑर्बिट छोड़कर वो किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। हायर भी जा सकता है, लोअर भी जा सकता है। दोनों क्लियर है? अच्छा सर, अब एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी के लिए हमने क्या फॉर्मूला दिया? एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला दिया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth का मतलब कुछ भी बोल लो आप, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में अगर आपको एनर्जी पता करनी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया En क्या हो गया? एनर्जी। किसकी एनर्जी? एनर्जी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। ठीक है, तो इन्होंने फॉर्मूला दिया, इट इज -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। समझ? और इसका जो यूनिट है वो है जूल पर एटम। समझो, ये माइनस क्यों लगा है ये भी आपको समझाएंगे। z क्या है सर? z है एटॉमिक नंबर। z क्या है सर? एटॉमिक नंबर। एक्चुअल में जो बोहर ने एटम का मॉडल दिया था, जो बोहर ने एटम का मॉडल दिया, तो ये सारी बातें जो ये बता रहा है ये ऐसी एटम या ऐसे आयंस के लिए बता रहा है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर बताओ। तो सर ये बोहर एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के लिए है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं एटम में, उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो बोहर का जो मॉडल था, ध्यान से सुनना, बोहर का जो एटम का मॉडल था वो बेसिकली किसके लिए था? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब एक इलेक्ट्रॉन और किस में हो सकता है सर? हीलियम आयन में भी हो सकता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसका मतलब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। लेकिन तुमने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन
He प्लस कब आता है किसी चार्ज जब इलेक्ट्रॉन, तो He प्लस में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? आए समझ? तो ये जो मॉडल है हाइड्रोजन के साथ साथ आप किस लिए भी लगा सकते हो, हीलियम के आयन पर भी मॉडल फिट हो जाएगा। हर एक एटम का जैसा एटम होता है वैसे आयन होता है, लेकिन ये कौन कौन से आयन्स के लिए एप्लीकेबल है मॉडल, जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? एक इलेक्ट्रॉन। किसकी तरह है? हाइड्रोजन का Z क्या है? हीलियम का Z क्या है? 2। ऐसे लिथियम होता है, लिथियम बेटे लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है। इसका मतलब लिथियम के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा 2। लेकिन अगर मैं लिथियम से क्या कर लूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? हीलियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। लिथियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? इन सब में 1 इलेक्ट्रॉन है। जिन भी एटम या आयन्स में 1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल लगेगा। ये जो फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ एनर्जी का, ये फॉर्मूला हाइड्रोजन में भी लग जाएगा, हीलियम आयन में भी लग जाएगा, लिथियम आयन में भी लग जाएगा। तो क्या आपको Z समझ में आया? अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास आता है हीलियम का, तो Z का वैल्यू क्या रखोगे? अरे मूर्खों, हीलियम को कोई न्यूमेरिकल आता है तो Z का वैल्यू क्या रखोगे? अगर कोई न्यूमेरिकल हाइड्रोजन का आता है, अगर कोई न्यूमेरिकल लिथियम का आता है, आया समझ में? और N क्या है सर? ऑर्बिट। आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन की 3rd ऑर्बिट में बताओ कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, 1st ऑर्बिट, 2nd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट में बताओ कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन की। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या रखोगे? यहाँ पे 3 का स्क्वायर रखोगे। यहाँ पे क्या रखोगे? अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ क्या रखोगे? सपोज मैं कहता हूँ कि बताइए हीलियम आयन के 2nd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? क्या बोला मैंने? हीलियम आयन के 2nd ऑर्बिट में बताइए, तो भाई Z की जगह क्या रखोगे? 2। क्यों? क्योंकि मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ। कौन सा ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ? यहाँ क्या रखोगे? आया समझ? तो दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय बोहर फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ एटॉम इन nth ऑर्बिट। यूनिट पे गौर करना, यूनिट क्या है? चाहिए। और बताएं आपको सर ये ऐसा भी हो सकता है, केवल फॉर्मूला यही है, बस ये वैल्यू चेंज होती रहेंगी। अगर मैं यूनिट चेंज करूंगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? अब जरा देखो, ये वैल्यू हो जाएगी 13.6। क्या हो जाएगी? Z² अपनी जगह रहेगा बेटा और N² अपनी जगह रहेगा। सर ये वैल्यू क्यों चेंज हुई होंगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया। पहले यूनिट क्या था? सर ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। तो अगर आपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाया तो कितना आएगा? Z² अपॉन N² तो आएगा। और अगर आपने जूल पर एटम में दिखाया, आया समझ में? कोई एक चीज हम पकड़ लेंगे लेकिन पता होना चाहिए। सर ये एनर्जी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1312। Z² आपकी जगह रहेगा बेटा, N² अपनी जगह रहेगा। सर ये वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब क्या चेंज हो जाएगी? यूनिट, और ये यूनिट होगी किलो जूल पर मोल। क्या बोला? पर मोल। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको बोहर ने बताया कि भैया किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी हो तो दीज आर द फॉर्मूला। अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब तक चक्कर लगाता रहता है उसकी एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसीलिए ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या है? स्टेशनरी स्टेट। और हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, इसीलिए ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या पड़ा? आगे समझिए, अरे आगे समझिए। ठीक, ये बताया। सेकंड, अगली बात उन्होंने बताई, अगली बात उन्होंने एनर्जी के बारे में बात करी। अगली बात उन्होंने बताई कि देखो जरा ध्यान देना, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी? पक्का क्लियर हो गया यहाँ तक? पहला पॉइंट क्या था? न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता रहता है, उस ऑर्बिट को, उस रास्ते को, उस ट्रैक को सर्कुलर पाथ होता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल ऑर्बिट
ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन अगर वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी लूज या गेन करेगा। गेन कब करेगा? अगर गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? अच्छा, हायर में पहुंचेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो क्या करेगा? हायर में पहुंचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा तो लोअर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एनर्जी का फॉर्मूला ये बोहर ने दिया। ठीक, उसके बाद सर बोहर ने रेडियस निकालने का फॉर्मूला दिया। रेडियस क्या हो सकता है? क्या पहले ऑर्बिट की दूरी कुछ और है, दूसरे ऑर्बिट की दूरी कुछ और है, या सेम है? कौन सी बात है यार? पहले ऑर्बिट की दूरी कम है, दूसरे ऑर्बिट की दूरी ज्यादा, तीसरे ऑर्बिट की दूरी, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट का रेडियस, न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट की दूरी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। दूसरे ऑर्बिट की दूरी न्यूक्लियस से, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो सर इन्होंने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला भी दिया। रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला भी दिया। अगर आपको किसी nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, क्या निकालना है? तो रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर अपॉन z। क्या समझ में आई बात? क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला याद करने में बेटा न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। क्या रेडियस का फॉर्मूला? 0.592 एंगस्ट्रॉम। किस में है रेडियस? किस में आ रही है? एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। किस में आ रहा है? एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। 0.592 into n स्क्वायर अपॉन z। n स्क्वायर क्या है? n क्या है? ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। और z क्या है? बोलो, हाइड्रोजन होगा तो 1, हीलियम होगा तो 2, लिथियम होगा तो 3। अच्छा से ये एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। बहुत बार बेटा इस 0.529 को a नॉट से भी डिनोट किया जाता है। किससे? a नॉट। तो r नॉट का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला क्या हो गया? a नॉट इनटू n स्क्वायर अपॉन z। याद बेटा एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा तो कंफ्यूज नहीं है ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद करना। बोलो क्लियर हो गया? क्या दूसरी बात तीसरी बात पे क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब अगली बात ये है, देखो अगर बताओ बेटा से, अगर मैं आपसे बताता हूँ, ध्यान दें, अगली बात मैं कह रहा हूं, जरा मुझे आप हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। पहले पूरा समझ लो फिर मैं सारी चीज लिखा दूंगा। आज हमारा टॉपिक ये रहेगा, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होगी? ईवी में निकालेंगे, थोड़ा आसान सा लग रहा है, डेटा का आसान सा लग रहा है। तो बताओ थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन की ईवी कितनी एनर्जी होगी? तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? माइनस 13.6 इंटू, हाँ बहुत बढ़िया, 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला ये लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि z मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन की। तो z क्या होगा? और नीचे 3 का स्क्वायर, यानी क्या आ गया? माइनस 13.6 अपॉन 9 ईवी। बोलो क्लियर है मेरी बात? अब ये बताओ E1 कितना होगा? माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर और नीचे भी 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? माइनस 13.6। ऐसे आप किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लोगे। बढ़िया। अब बेटा मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाओ। क्या चाहता हूं? तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ऐसे बताओ। तो जितना इन दोनों का क्या है? समझो, यहां पर कितनी एनर्जी है इसकी और यहां पर कितनी एनर्जी है इसकी? 6 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। सपोज आप ये और इजी समझ लो। सपोज यहां पर एनर्जी है 15 किलो जूल, ये थर्ड ऑर्बिट है। सपोज ये कौन सी ऑर्बिट है? और सपोज ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे एनर्जी सपोज 15 किलो जूल है या 15 जूल है, ठीक। यहाँ पे एनर्जी है 5 जूल।
अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता हूँ, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत बढ़िया, 10 जूल। कैसे निकाला तुमने? इस वाले की एनर्जी माइनस इस वाले, यानी कि दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी अगर आप दे दोगे, ठीक है मेरी बात, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। या उल्टा बोल लो, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच का क्या ले लो? अरे आ गया समझ में? तो एनर्जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, तो आपको अगर ये पता करना है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी, तो आप उन दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी का क्या ले लेना? डिफरेंस ले लेना। आगे समझिए। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, तो ये एनर्जी फोटोन की फॉर्म में लेता या देता है। ध्यान से सुनना। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया, सपोज इलेक्ट्रॉन E3 से कहां आया? E1 में आया, तो ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, बिल्कुल करेगा। ऊपर से नीचे आकर रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? डेल्टा E बोलते हैं। डेल्टा E हो गया, डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? बोलो। दोनों का हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना। क्या करना? कहाँ आया? फर्स्ट ऑर्बिट में आया। कहाँ से आया? E3 से। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा। ऐसे ही अगर आपको नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? रिलीज नहीं होगी, देनी पड़ेगी। कहाँ पहुंचाना चाहते हैं आप उसे? थर्ड ऑर्बिट में। कहाँ से पहुंचाना चाहते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट से पहुंचाना चाहते हैं। तो इस बार एनर्जी क्या होगी? आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किस फॉर्म में? ये सब बोर बता रहे हैं। आगे समझ गए? ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लो। पॉइंट क्लियर हो गया? 3-4 पॉइंट बन गए हैं। चलिए अगली बात, अगला पॉइंट जो उन्होंने बताया ये बता दूं। यहाँ तक क्लियर हो गया? पॉइंट बता दिया जाए, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला ये रहा, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है या दूसरे से तीसरे में जाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। उनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा। एनर्जी निकालो, डिफरेंस ले लो, जितना एनर्जी डिफरेंस आया वही एनर्जी आपको देना पड़ेगा, या वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिलीज करेगा फोटोन्स की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में। ठीक है बात? पक्का? चलिए अब इन्होंने एक बात और बोली कि सर अब ये चीज अगर क्लियर हो गई तो तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी देखना कि यार कैसे होता है। अब इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसके अंदर होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है सर? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। कोई चीज अगर किसी चीज के चारों तरफ घूम रही है तो उसके अंदर होगा एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम। वहां पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। सपोज आपको इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो इसका मास इनटू इसकी वेलोसिटी इनटू इसका रेडियस। इसका वैल्यू होगा NH/2 NH/2 ध्यान से सुनना, NH/2। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो NH/2 के बराबर होता है। यहाँ पे N क्या है? तो बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में क्या रख दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? H/2। यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? अब आइए फोर्थ ऑर्बिट में कितना
4h/2 यानी कि 2h/5। क्या है समझ में? तो ये इन्होंने एंगुलर मोमेंटम की बात करी कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है ऑर्बिट में घूमते वक्त वो nh/2 के बराबर होता है, जहां पर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिटी, क्योंकि ऑर्बिट का कोई एंड नहीं है, ऑर्बिट कितनी भी हो सकती है। बोलो क्लियर? अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसके अंदर वेलोसिटी भी तो होगी कि नहीं होगी? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी भाई साहब बोहर ने बताया कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit एक पॉइंट ये बन गया nth orbit। ये फॉर्मूला दिया Vn is equal to 2.166 into 10 to the power 6 into z upon n मीटर पर सेकेंड। अब ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसमें होते थे, रेडियस में क्या था, नंबर तो याद कर लेते हैं, रेडियस में नंबर क्या था 0.529 इनटू यहाँ क्या था n स्क्वायर और नीचे क्या था z। एनर्जी में यहाँ पे क्या था 13.6 इनटू यहाँ क्या था z स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था यहाँ पे z अपॉन है। ये थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है मेरी बात? तो ये सारी बातें किसने कही है सर? बोहर्स ने आपको कही है, तो यही आपका बोहर एटॉमिक मॉडल है। तो चलिए एक बार दोबारा रिकॉल करें और फिर लिखने का काम करते हैं। सबसे पहली बात क्या बोली बोहर ने? पहली बात तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल किन एटम्स या किन आयंस के लिए है? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। क्या कहा? सेंटर पे कौन होता है? हैवी मास और न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। और क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट। जब तक इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वो एनर्जी ना लेगा ना देगा, फिक्स रहेगी। और वो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी फिक्स रहेगी। उसका क्या फॉर्मूला दिया? 3 फॉर्मूले दिए। पहला फॉर्मूला En equals to -2.18 into 10 to the power not -18 है, 18 है, -18 into ये यूनिट क्या है? जूल। दूसरा क्या है? -13.6 into z square upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जूल पर एटम की जगह आके इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्या दिया? -1312 into z square upon, भाई z square upon n square तो आया आइडिया समझे कि नंबर तो चेंज हो रहा है क्योंकि यूनिट चेंज हो रही है। तो 13-12 कब आएगा? 13-12 कब आएगा? जब यूनिट क्या होगी? किलो जूल पर मोल। आया समझ में? फिर रेडियस का क्या फॉर्मूला दिया? 0.529 into n square upon z। किसमें? एंगस्ट्रॉम। अभी लिख देंगे किसमें? एंगस्ट्रॉम, है ना? फिर क्या बोला? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया? 2.166 into 6 z upon n मीटर पर सेकंड। ठीक, वेलोसिटी आ गया, एनर्जी आ गया, रेडियस आ गया। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अगर हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज करता है तो वो लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी? उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच का डिफरेंस। 6th ऑर्बिट में जाना है, सेकंड ऑर्बिट से जाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो भैया 6th ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो, फॉर्मूला तुम्हें मालूम है। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लो, दोनों का क्या ले लो? डिफरेंस ले लो, तो दैट विल बी द एनर्जी। इज दैट क्लियर? जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो उसके अंदर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है?
NH/2। देखो मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, ये है एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम ये होता है एंगुलर मोमेंटम, और इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? सेकंड ऑर्बिटल पता करना है, यहाँ 2 रख दो। सिक्स्थ ऑर्बिटल पता करना है, यहाँ 6 रख दो। भाई यही हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है। आगे समझ गए आपका? और एक चीज और लास्ट रिपीट कर दिया, एनर्जी जब गेन होती है या एनर्जी जब लूज होती है तो किस फॉर्म में? फोटोन या रेडिएशन बोल लो आप। ठीक है बात? ठीक है बात? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलो तो ये लीजिए सर, एनर्जी के फॉर्मूले आ गए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया। अब आप देख सकते हैं कि इन सब पे आपके पास एग्जाम्स में क्या बनेंगे? तो फॉर्मूला याद होने चाहिए, काम बन जाता है। ठीक है? और रदरफोर्ड ने बोर में आपको एक अलग सी चीज क्या मिली? रदरफोर्ड क्या कह रहा था? रदरफोर्ड फेल क्यों किया था? क्योंकि मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो एनर्जी लूज करेगा। बोर ने कहा नहीं सर, इलेक्ट्रॉन जब तक क्या रहेगा, अपने ऑर्बिट में रहेगा, तब तक वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। एनर्जी लूज और गेन का खेल कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में जाए, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का खेल होगा, या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। लेकिन as far as it is present in its own orbit, it will neither lose energy nor absorb energy. Got it my point? चलिए अब अगली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और फिर ऑर्बिट्स को मैं जरा लाइन से बना रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है? ऑर्बिट को मैं लाइन से बना रहा हूँ। लाइन मतलब ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट? ये आगे बेटा दूसरा ऑर्बिट, ये आगे दूसरा ऑर्बिट, ठीक है बेटा? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये आ गया तीसरा ऑर्बिट, ये आ गया आपका यहाँ पे तीसरा ऑर्बिट, ये आ गया आपका यहाँ पे चौथा ऑर्बिट, ये आ गया आपका यहाँ पे पांचवा ऑर्बिट, ये आ गया यहाँ पे छठा ऑर्बिट, सातवां, एंड सो ऑन, ऐसे करके आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगी, इन्फिनिटी ऑर्बिट्स आ जाएंगे। कुछ नोटिस कर रहे हो? आर यू नोटिसिंग समथिंग? क्या? वेरी नाइस। ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस, जैसे जैसे ऑर्बिट की एनर्जी, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, सेकंड और थर्ड का कम। जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाते रहते हो, वैसे वैसे ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? कम होता रहता है। अब ये बात यहाँ से समझ भी सकते हो, ये ऑर्बिट्स है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होती। ये ऑर्बिट्स है। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यार फॉर्मूला क्या देते हैं एनर्जी का? EM। ईवी और बताओ, ईवी में कैलकुलेट करना आसान होगा, बताओ क्या है? -30.6 चलो हाइड्रोजन की वैल्यू, इतना बाहर की बात बोल दी आपको रट गई है ना भाई? चलो अब बताओ E1 की एनर्जी कितनी होगी? -13 EV आ गया, EV पर कितनी होगी? 13.6। चलो E2 बताओ, E2 बताओ 13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, तो दैट इज E आ जाएगा 13.6 अपॉन 4, 3.4 EV। ठीक है सर? फिर E3 निकाल लो, E3 आ जाएगा -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 9, अरे बोलो, ये आ जाएगा 1.58 EV, 1.58 EV। अब E4 निकाल लो, E4 याद नहीं करना है, 2-3 याद कर लो, अच्छी बात है, अदरवाइज अपना हो जाएगा। अपन कितना करोगे? 16, यानी हम -0.85 EV आया समझ में? और भी कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी निकल गई। मैं आपको चाहूंगा कि ये 4 एनर्जीज कम से कम याद कर लें आप, फाइंड में रहोगे। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है?
सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मैं निकाल रहा हूँ। थर्ड की कितनी होती है? ठीक है, ये देखो, अब देखो, अब आप खुद देखो इनका डिफरेंस ले लो जरा, देखो ये आप खुद देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस देखो ज़्यादा है, और ये 13 इंच 3 है, डिफरेंस ज़्यादा है, ये डिफरेंस ज़्यादा है और कम हो गया, चेक करके देख लो, ये डिफरेंस ज़्यादा है। अरे भैया E1 E2 के बीच का डिफरेंस, पहले और सेकंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी है, इधर क्या प्लॉट कर रखी है, एनर्जी ऊपर जाने पे क्या बढ़ रही है? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे चिल्ला रहा हूँ, अरे आ रही है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो E2 और E1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा बोल रहा हूँ, आपने खुद मेरे को बोला सर इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, जैसे जैसे हम कहाँ जा रहे हैं एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। ये बात यहाँ से भी समझो ना, फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, सेकंड में इतनी होती है, थर्ड में इतनी होती है, डिफरेंस बताओ, इसका डिफरेंस लोग कितने का डिफरेंस आएगा? डिफरेंस कितने का आएगा? 10.2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ डिफरेंस बताओ कितने का आएगा? हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करना, कितने का डिफरेंस आएगा? 2 समथिंग का आएगा। यहाँ डिफरेंस देखो 2 से कम आएगा, यानी डिफरेंस क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। डिफरेंस का जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है, डिफरेंस क्या होता जा रहा है? वही बताना चाह रहा हूँ, आगे समझ में नोट करो, एक पॉइंट लिख लो फिर ये बनाना। The energy difference between two orbits decreases. The energy difference between two orbits decreases. Energy difference between two orbits decreases. Decreases as we move. The energy difference between two orbits decreases as we move from lower orbit to higher orbit. Energy difference between two orbits decreases as we move from lower orbit to higher orbit. Energy difference between two orbits decreases as we move from lower orbit to higher orbit. जैसे जैसे जितना ऊपर जाते रहोगे उतना दो ऑर्बिट्स के बीच का गैप कम होता चला जाएगा। ये चीज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बना लीजिए, ये ऑर्बिट्स है, लाइन ये बना रखी है ऑर्बिट्स है, और डिफरेंस ऊपर जाने के बीच का गैप कम करते जाइएगा। क्या क्वेश्चन बेटा आपका? आपको निकालना है R5 रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम, और आपको निकालना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है Rn इक्वल्स टू 0.29 इंटू n स्क्वायर अपॉन z। ये पहला पार्ट के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, एंगस्ट्रॉम में 0.529 इंटू n, हमें निकालना है फिफ्थ ऑर्बिट का R5 निकालना है आपको, R5 निकालना है। पहले जनरल फॉर्मूला लिखोगे, हमेशा फॉर्मूला लिखा करो पहले जनरल, फिर n की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर, और हाइड्रोजन की बात हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये लीजिए सर, सिंपल कैलकुलेशन थी और इसको सॉल्व करके कितना बताया तुमने? 13.225 क्या एंगस्ट्रॉम। दिस इज आंसर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए सर सेकंड आपको निकालना है, सेकंड R3 निकालना है, R3 निकालना है तो क्या होगा 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, और किस लिए बात हो रही है? ये हीलियम के लिए। हीलियम का Z कितना होता है? 2 होता है, तो नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0.529 इंटू 9/4, जब आप इसको डिवाइड किया कितना है 2.38 एंगस्ट्रॉम। तो मुश्किल था क्या? सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ये सिंपल हो गया, ठीक। ओके, यहाँ पे गलती हो गई ना, ये यहाँ पे z स्क्वायर नहीं आता, z आता है ना केवल, तो z क्या होता है, क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी z आता है, z 2 आ गया केवल, तो इसको सॉल्व करके
2.8। यहाँ पे गलती हो गई तो ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं आएगा 2 आएगा, मैंने गलती से 2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर नहीं होता z होता है ना, गलती से z का स्क्वायर कर दिया। अरे ठीक है,